जो मैंने आपको समझाया है। और आज वाले वीडियो में हम जो पिछले वीडियो में टॉपिक को छोड़ा था जहाँ से वहीं से हमको कंटिन्यू करेंगे। और आई होप कि आपको वो टॉपिक अब अच्छे समझ में आ जाएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक आएंगे सारे के सारे वो डेरिवेशन बेस्ड हो जाएंगे बेसिकली आपके, और न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाएंगे। यहाँ तक का जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो सारा यूज भी होगा आगे आपके, इसलिए ध्यान से इसको टॉपिक को समझिएगा। आज वाला वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज वाली वीडियो में हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सीखेंगे जो हमें आगे चैप्टर में हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। अगर आप आज का वीडियो मिस करते हो या अच्छे से नहीं देखते हो तो भैया नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आज वाला टॉपिक आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कल मैंने आपको बताया था अबाउट द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और के की बारे में बताया। तो पहले तो मैं आपको रेट कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा कि रेट कांस्टेंट से आपसे क्या क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हम बात करते हैं के के अंदर क्या क्या खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है के के अंदर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट सबसे पहली बात, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन ही है। अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स को यूनिटी रखते हैं तो उस केस में जो रेट कांस्टेंट आपका आता है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर हम रेट कांस्टेंट को मेजर कर लें तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। सीधी बात है ना, अगर हम एक मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो एक मोलर के लिए रेट कांस्टेंट आ रहा है, हाँ तो वो भी रेट ऑफ रिएक्शन ही रहा है। तो अगर एक मोलर के लिए के आ रहा है तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे तो के की वैल्यू बढ़ती रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अगर हमें किसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है तो अगर उस रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट मेजर कर लें तो जैसा हमें रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करना है वैसे आप रेट कांस्टेंट मेजर कर लीजिए तो रेट ऑफ कांस्टेंट भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही बताएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि रेट कांस्टेंट express the rate of reaction greater will be the greater the value of rate constant larger will be the rate of reaction। इसकी पहली खास बात है भाई, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट निकालना है तो उसके लिए उसका रेट कांस्टेंट निकाल दीजिए। जितनी ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी उस रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट भी एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शन ही है। ठीक है, किसी रिएक्शन के लिए। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी खास बात आपको ध्यान रखनी है भैया वो आपको ये रखनी है कि अलग अलग रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू अलग अलग होती हैं। डिफरेंट रिएक्शंस है, different reactions have different value of k। अलग अलग रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस की स्पीड अलग अलग होती है। तो अलग अलग रिएक्शन की स्पीड अलग अलग होगी तो नॉर्मल सी बात है कि उसके लिए k की वैल्यू क्या होगी आपकी अलग अलग ही आएगी। ठीक है, तो डिफरेंट रिएक्शंस की जो वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, हाँ एक खास बात कि किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर एनी रिएक्शन, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन ले रहे हैं अगर उस रिएक्शन के लिए वैल्यू ऑफ के जो आपकी है इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पर के की वैल्यू डिपेंडेंट करती है। अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी के की, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो वैल्यू ऑफ के चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर किसी रिएक्शन का चेंज करते हो तो टेम्परेचर के चेंज करने से उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक खास बात हो, जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वो आपकी
कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ये बहुत बढ़िया बात है कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू हमारी है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो वैल्यू रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये कुछ खास बात करी भाई के बारे में जो पता होनी चाहिए। एक बात और बताता हूँ आपको मैं, कहाँ बताएं, ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे, मैं छाप लेता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, सीखेंगे हमारा कैसे निकालते हैं। जो यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर क्या होता है ये हम सीखेंगे आगे, अभी आएगा हमारे। लेकिन जो यूनिट है रेट कांस्टेंट वो फिक्स नहीं होती है, वो बदलती रहती है। जैसे रिएक्शन का ऑर्डर बदलेगा वैसे रेट कांस्टेंट बदलेगा। और ये ऑर्डर क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे, अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर को। तो ये कुछ खास बातें थी रेट कांस्टेंट के बारे में, आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आती है, तो उसमें आपसे के की कुछ पॉइंट, 4 पॉइंट लिखने हैं। उन 4 पॉइंट में हो सकता है कि 3 पॉइंट ठीक हो, 1 पॉइंट गलत हो, या फिर उसके 3 पॉइंट गलत, 1 पॉइंट ठीक हो। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसमें रेट कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर, तो ये था आपका टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। अब थोड़ा सा टॉपिक आगे आते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है और आई थिंक आपको समझने को अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले भाई रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हो। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो भैया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट व्हिच इज इन टाइम। रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन टर्म इज यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कांस्टेंट है, मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो बदलती रहती है। रेट ऑफ रिएक्शन की कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो ये 3-4 डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं। वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिए, लिखे नहीं है, तो आप सुन के और नोट कर लीजिएगा, उससे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई लंबा थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। चलिए, अब मैं कह रहा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो था वो हमारे लिए ठीक नहीं था, उसको पढ़ने का फायदा नहीं था। तो उसको पढ़ने के बाद हमने क्या किया, उसको पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया अबाउट द रेट लॉ के बारे में, जो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी हमें रेट लॉ को पढ़ने की, पहले हमें वो समझना है कि रेट लॉ पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन ये मानता है कि जितना भी रिएक्टेंट हमने लिया है किसी भी रिएक्शन में, वो सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्शन की स्पीड आएगी। लॉ ऑफ मास एक्शन ये मानता है कि जितना भी रिएक्टेंट हमने लिया है या जो बैलेंस्ड रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंगली जितना अमाउंट दिखाया गया है वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो रिएक्ट करता है और उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, वो कहना ये चाहता है कि मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इससे अमोनिया बनता है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि भाई यहाँ रिएक्शन में हमें 1 मोल दिख रहे हैं नाइट्रोजन के, 3 मोल हमें दिख रहे हैं हाइड्रोजन के। तो कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि पक्का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 मोल नाइट्रोजन पे और 3 मोल हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगी, तब जाके 2 मोल अमोनिया हमें मिलेगा। और इसी को मैं एक्सप्रेस भी कर रहा है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। ये कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना नाइट्रोजन हमने लिया है और कितना हाइड्रोजन हमने लिया है उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है, किस अमाउंट पर जो बैलेंस इक्वेशन में लिखा हुआ है। इट मींस की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हम यहाँ दिखाए हुए हैं। बट एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा और इसके अकॉर्डिंग अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश की तो वो रेट इससे थोड़ा सा कम आ रहा था या डिफरेंट आ रहा था। हाँ, अगर ये लॉ ठीक होता तो फिर तो इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली जब हम कोशिश करते हैं प्रूव करने की तो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंगली हमने कैलकुलेट किया, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन सेम ऐसे आना चाहिए जैसे हमने पेपर पे कैलकुलेट किया। पेपर पे हमने जो इसकी कंसीडरेशन ली उसकी वैल्यू पुट करी, क्यूब किया और रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। लेकिन फिर हम जब एक्सपेरिमेंटली किया तो एक्सपेरिमेंटली वो वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब जो उसने बताया है हमें वो गड़बड़ है ना, ठीक नहीं है। मतलब ठीक नहीं का क्या मतलब है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इससे कम आ रहा था, इक्वल आ सकता था इसके बट इससे कम आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जितना रिएक्टेंट दिखाया गया है एक्चुअल में सारा रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, सारा रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, या तो
है या कर ही नहीं रहा है, ये भी हो सकता है ना। कर तो रहा है वो कर रहा होगा, लेकिन कम कर रहा है। जितना जितना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दिखाया गया है वैसा उतना रिएक्ट नहीं कर रहा है, उससे कम ही रिएक्ट कर रहा हो सकता है कि यहाँ 3 की बजाय 2 रिएक्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि यहाँ 1 की बजाय आधा मोल रिएक्ट कर रहा हो, बाकी कर ही ना रहा हो रिएक्ट। तो इसीलिए जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो गलत हो गया, ओरिजिनल से ठीक नहीं था, क्योंकि वो तो ये मानता था कि जितना बैलेंस इक्वेशन में हमें अमाउंट दिखाया गया है, रेट ऑफ रिएक्शन सारे अमाउंट पे डिपेंड करेगा, सारा का सारा अमाउंट रिएक्ट करेगा। एक्चुअल में सारा अमाउंट रिएक्ट नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ अमाउंट बच रहा था किसी भी रिएक्टेंट का, और उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ रहा था, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। कंसंट्रेशन दिखाई गई क्यूब की फॉर्म में, लेकिन यू से स्क्वायर में हो रही हो, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा था हमारा अलग अलग। इसको सही तरह किसने प्रूव किया? फिर इसको सही तरह पे प्रूव किया भाई रेट लॉ ने। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रेट लॉ। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आसान सा ही है, लेकिन रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रेट। तो रेट लॉ में क्या कहता है? रेट लॉ में कहता है कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है ये लॉ ऑफ मास एक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वही यहाँ यूज हुआ हो, उससे कम भी हो सकता है, उससे यहाँ 2 यूज हुआ हो या 1/2 यूज हुआ हो, ठीक है ना। अब ये कैसे पता करें कि कितना यूज हुआ है? एक्सपेरिमेंटली। पेपर पे तो हम ये कर ही रहे हैं, पेपर के हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं आ रहा है। एक्सपेरिमेंट किया तब जाके हमें पता चल रहा है कि भाई एक्चुअल अमाउंट इतना यूज नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब जो रेट लॉ हमारा है वो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटली बेस्ड लॉ है, एक्सपेरिमेंटली बेस्ड लॉ। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है भाई, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी यूज हुई है, और उसके हिसाब से हम रेट निकाल सकते हैं, विदाउट उसके तो हम नहीं निकाल सकते। तो रेट लॉ अगर मैं जनरल से एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, मान लीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी और बी, ठीक है, इससे आपका सी और डी बनता है, हालांकि जितने हम इतना रखने की, वो आपसे कह रहा है कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए लिखना है, तो इसके जो रेट ऑफ रिएक्शन आपका बनेगा वो आपका बनेगा कि ए कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ जो पावर आएगा पूरा वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब जो अल्फा और बीटा है ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं भैया, अल्फा एंड बीटा आर कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। और अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है, अगर मैं अल्फा को यहाँ ए से कंपेयर करता हूँ तो अल्फा की वैल्यू जो आपकी आएगी वो ए से हमेशा कम आएगी या उसके इक्वल आ सकती है, बस उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकती है, ठीक है। इसी तरह जो बीटा है आपका वो लेस देन हो सकता है बी से या इक्वल हो सकता है बी से, तो ये कंडीशन होती है भाई। तो रेट लॉ में कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिएक्ट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखाया गया है वो रिएक्ट करता होगा, उससे कम भी रिएक्ट कर सकता है, और इस वजह से जो पेपर पर हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन वो हमें डिफरेंट मिलता है जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। तो उसका रीजन जो था वो ये था क्योंकि कंसंट्रेशन जितनी हमें दिखाई गई उतनी यूज शायद नहीं हो रही है। तो ये था आपका रेट लॉ। तो आई होप कि आपको रेट लॉ जो है वो समझ में अच्छे से अब आ गया होगा कि रेट लॉ क्या होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन जो है वो कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है। ठीक है, रेट लॉ क्या है? रेट लॉ is a mathematical expression ठीक है। रेट लॉ क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें क्या बताता है, विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन, विच डिनोट्स द रेट ऑफ रिएक्शन किसकी टर्म में? इन टर्म्स ऑफ मोलर concentration, in terms of molar concentration of reactants with molar reactants with each term raised to some power, okay, raised to some
पावर विच में और मे नॉट, which may or may not equal to stoichiometric coefficients of reacting species में केमिकल रिएक्शन। तो इस डेफिनेशन लिख दीजिएगा भाई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बेसिकली बैलेंस प्रोड्यूस होगा हमारा, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारा रेट लॉ है वो डिनोट करता है इसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, किसकी टर्म में, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के टर्म में, जिसमें हर टर्म को किसी पावर तक हमने रेज किया है, और वो पावर जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट इक्वल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया सारा का सारा, ये सारा चीज आपको ये वही बता रहा है, ठीक है। तो ये था आपका रेट लॉ जो आपको हेल्प करता है कैलकुलेट करने में रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकली नहीं, एक्सपेरिमेंटली आपको ये हेल्प करता है। चलिए जी, इसके बाद एक टॉपिक और था जो भी मैंने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम बात करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास ये कोई रिएक्शन थी, ए बी बी सी सी, यहाँ से मान लीजिए डी बन रहा है, साथ में कोई बन रहा है, इसका मतलब नहीं है। इसके लिए आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए मान लीजिए इसकी पावर आती है अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसकी मान लेते हैं बीटा, और सी भी लेते हैं इसकी मान लेते हैं गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो जो ये पावर्स का सम है, ये पावर्स का सम है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारा आता है n, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। इसका मतलब देखिए एक्चुअल में किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन ही बता रहा है, डिपेंडेंस बता रहा है भाई। अगर यहाँ ज्यादा होगा अल्फा की वैल्यू 2 होगी, मान लो यहाँ 2 है, तो 2 के हिसाब से रेट आएगा। मान लो मैं क्यूब कर दूं तो उसके हिसाब से रेट बढ़ जाएगा ना, 3 टाइम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ बीटा की वैल्यू 2 से 4 कर दूं तो भी रेट बढ़ जाएगा, यहाँ इसकी पावर को बढ़ा दूं तो भी रेट बढ़ जाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बढ़ने से, इन पावर्स के बढ़ने से पावर का सम बढ़ेगा, देखिए ऑर्डर आ गया। तो नॉर्मल सी बात है कि ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा होगी। इस सम ज्यादा कब आ सकता है, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी। एक तो मैं सम कर रहा हूँ 1 + 3 + 5 का, एक मैं सम कर रहा हूँ 2 + 3 + 5 का, और इसका 1 से 2 कर दिया मैंने, यहाँ तो 9 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है ना, तो ये पावर ज्यादा आ रही है, वैल्यू ज्यादा आ रही है, ठीक है। इसका मतलब इनकी वैल्यू ज्यादा है, इनकी वैल्यू ज्यादा है तो मतलब इनकी ये वैल्यू बढ़ेगी, और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर पता कर लेते हैं तो वहां से भी हम उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली हमें कुछ मेथड पढ़ने होते हैं जहां पर हम ये सीखते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम ये अल्फा बीटा गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट कर लेंगे तो हम ऑर्डर निकाल देंगे, ऑर्डर निकाल देंगे तो हम साथ में उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे, ठीक है। तो ऑर्डर जो निकलता है किसी रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या होता है, इट इज आल्सो इसे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये भी हम एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। एक तो ये था। दूसरी बात, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, एक दो रिएक्शंस ऐसे भी हैं रेयर, जहां पर उसका ऑर्डर हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। हालांकि ऑर्डर नेगेटिव होता नहीं है रिएक्शन में किसी का, लेकिन फिर भी एक दो रिएक्शंस ऐसी है जहां हमें उसका ऑर्डर नेगेटिव देखने को मिलता है। वरना मोस्टली रिएक्शंस का जो ऑर्डर हमारा है वो पॉजिटिव ही होता है, या जीरो हो सकता है या फ्रैक्शनल में हो सकता है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन क्या बनती है, सम ऑफ द पावर्स of concentration term in rate law expression, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर का जो सम होता है, सम
सिस्टम होता है वो क्या होता है आपका, उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिर्फ इतना करना है कि रेट लॉ की हेल्प से हमें अल्फा बीटा गामा निकालनी है, उसको ऐड करना है और उससे आपको उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर एक बिल्कुल छोटा टॉपिक हो रह गया आपका, वो हम कर लेते हैं आज खत्म, अभी नेक्स्ट क्लास लगाएं तो नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। हमने ये तो पता कर लिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, करिए ना। अब बात ये आती है कि भैया ये कैसे पता करें कि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पे कैसे डिपेंड करती है, ये बात है ना। तो हम निकालते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, क्या था हमारा ये, देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के ये कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, कंसंट्रेशन ही आएगा। ठीक है, और जब किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड होती है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सब ऐड हो गया और वो पावर किसके आएगा, ऑर्डर के, तो ये एन आ गया है ना। अब रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है भाई, चेंज इन द कंसंट्रेशन, हम रिएक्टेंट ले चेंज इन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इक्वल किसके, के कंसंट्रेशन एंड रेज़ टू पावर n, ये आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो के निकालना है तो के कितना बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर भी क्या है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या बनती है, मोल पर लीटर। ठीक है, नीचे भी क्या आएगा इसके कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर, इसकी पावर n और इनटू में टाइम, टाइम के लिए लेते हैं सेकंड लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको ऊपर ले आओ तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस n और इनटू में पर सेकंड, इसको ऊपर ले आया इसको ऊपर ले आया, तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से हम के की यूनिट निकाल सकते हैं अगर हमें ऑर्डर पता है तो। ठीक है, इसे अगर ऑर्डर 0 है मान लीजिए और n इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट कीजिए, क्या 0 पुट करोगे तो ये 1 बच गया, यानी यूनिट क्या बनी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जिस रिएक्शन का ऑर्डर 0 है उसके लिए रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 हो जाए मान लीजिए 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 0, ये तो 1 हो गया पूरा, सिर्फ क्या बचा फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका k बचेगा सिर्फ पर सेकंड। ठीक है, समझ आए, और पर सेकंड किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है, और ये किसकी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो इसलिए कई बार इसको हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, k को हम कई बार फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल देते हैं, लेकिन सिर्फ इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसलिए आप इसी तरीके से आप 2 के लिए निकाल सकते हो, 3 के लिए निकाल सकते हो, 4 के लिए निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ अगर आपको प्रेशर की टर्म में निकालना हो, अगर आपको प्रेशर की टर्म में निकालना हो तो प्रेशर की टर्म में आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएगा कि प्रेशर की टर्म क्या लेंगे, एटमॉस्फेयर लेते हैं। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा वही टाइम, सॉरी यहाँ पे एटमॉस्फेयर लेते हैं सिर्फ 1/n हो जाएगा, n हो जाएगा तो, और यहाँ क्या होगा हमारे पास एटमॉस्फेयर बाय टाइम इक्वल टू के एटमॉस्फेयर की पावर n, सेम इसी तरीके से करना है, तो क्या बनेगा एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस n और पर सेकंड इक्वल टू के, तो ये आ गई हमारे पास यूनिट प्रेशर की टर्म। बस यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ एटमॉस्फेयर पर सेकंड हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो सिर्फ पर सेकंड बचेगा, वही सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है वो निकाल सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, देखिए भाई पेपर में आपको कोई रिएक्शन दे देते हैं और उसमें आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है, तो आपसे पूछता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे के बताना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो आप उसकी यूनिट देखिए, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट अलग अलग है, तो उस यूनिट को देख के आप आसानी से बता सकते हो कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो रेट कांस्टेंट की यूनिट में पर सेकंड लिखा होगा सिर्फ, अगर वो जीरो ऑर्डर की होगी तो रेट कांस्टेंट में कितना लिखा होगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से आप रेट कांस्टेंट देख के ऑर्डर बता सकते हो किसी भी रिएक्शन का। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेट लॉ के बारे में हमने पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमने पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वो हमने सीखा। तो ये सारा टॉपिक आज हमने डिस्कस कर लिया, कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
मित्रा के साथ। लाइक करिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई, करवाइए सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ। शेयर कीजिए, जितना शेयर करोगे उतना सब्सक्राइब अपने आप ही आएंगे, लाइक अपने आप आएंगे, व्यू अपने आप आएंगे। ठीक है, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए